हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर अपने क्वेश्चन कर लिए हैं 243 तक, 343 तक। और आज क्वेश्चन उससे आगे करेंगे। एंड वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। किसी प्रकार से डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आप। ओके, न्यूमेरिकल साथ में क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, सर्किट भी डाल रहा हूँ जिसको आपको सोल्यूशन करना है और क्वेश्चन के हिसाब से उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एंड किसी प्रकार से डाउट हो तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ये आपने कर लिया था 344 तक। इसके अंदर ट्रांसमिट सर्ज इंपेडेंस ज्ञात करना था। सर्ज इंपेडेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है अपने पास, सर्ज इंपेडेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर एल डिवाइड बाई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 345। एक करंट ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी करंट है आईपी और ये सेकेंडरी करंट है आईएस। तो प्राइमरी में 500 एम्पियर है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर होगा। के साथ 50% समायोजन है। जो रिले की सेटिंग की गई है 50% पर है। संयोजन के लिए त्रुटि धारा 200 नहीं भाई 2 जा रहा है। क्वेश्चन में काफी मिस्टेक की कर रखी है यहाँ पर। 2000 एम्पियर है फॉल्टेड करंट। तो पीएसएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पीएसएम की फुल फॉर्म लिख लो। पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम की फुल फॉर्म रहती है। इसके लिए नॉर्मली फॉर्मूला रहता है और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको खास करके देखना है। तो इसके अंदर पीएसएम अपने पास कितना होगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्टेड करंट। फॉल्टेड करंट कितना है अपने पास 2000 एम्पियर। जैसे जैसे लिख रहा हूं उस हिसाब से आप सूत्र भी लिख सकते हैं। फॉल्टेड करंट अपॉन में रेशियो, रेशियो अपने पास है 500 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 100। रेशियो लिखा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सेकेंडरी करंट कितना है तो वो अपने पास 5 एम्पियर है। एंड जो समायोजन किया गया है रिले का वो 50% पर है तो 0.5 कर देंगे फ्रैक्शन में लिखने पर। 50% है, या तो इसको ऐसे लिखें या 50 अपन में 100 लिखें तो एक बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 5 वाला तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। ओके, एंड 5 5 25 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी। 25 को 200 से डिवाइड करने पर अपने को मिलेगा 8। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 8 रहेगा। इसके अंदर क्या है, फॉल्टेड करंट अपॉन में रेशियो मल्टीप्लाई सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई समायोजन कितना रहता है रिले का। क्वेश्चन नंबर 346। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए, ये आप फुल फॉर्म भी याद रखना। सीईए की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार 765 केवी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के में वोल्टेज विचलन निर्धारण करें। 400 सॉरी 400 केवी की जो अपने पास लाइन होती है ये आइडियल ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। आइडियल क्यों कहते हैं कि 400 केवी जो वोल्टेज रहती है इसके लिए दो कंडक्टरों के बीच में जो स्पेस रहता है वो भी एक निश्चित मेंटेन में होता है। स्पेस एक निश्चित मेंटेन में होगा। जैसे 400 केवी से कम माने तो सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए कंडक्टर का साइज तो चाहिए होगा। 400 की वोल्टेज की तो कंडक्टर का साइज कम कर दिया, वोल्टेज बढ़ाई और कंडक्टर का साइज 1 में एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कम हो जाता है और धारा हो जाती है 1 में एम मल्टीप्लाई। ओके, तो इसके अंदर कंडक्टर का साइज कम हो गया। साइज कम होने से जो क्रॉस आर्म रहती है इसकी लंबाई जो रहती है वो निश्चित रेशियो में चाहिए। जैसे 765 केवी की बात करें तो इसके अंदर कंडक्टर तो सेम पावर के लिए पतला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा कंडक्टर का, जिसके कारण वेट कम होगा और वेट कम होने से दो पोलों के बीच में डिस्टेंस कम कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। क्रॉस आर्म बढ़ाएंगे तो पोल की मजबूती को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार सभी देखते हुए पैरामीटर्स को 400 केवी लाइन को आइडियल ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। 765 केवी लाइन की बात करें तो आप सभी के लिए लिखो 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी,
765 केवी। 132 केवी की लाइन की बात करें तो इसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन प्लस माइनस 3% चाहिए होता है अपने को, प्लस माइनस 3%। 220 केवी की लाइन है तो अपने को टॉलरेंस चाहिए प्लस माइनस 2% से ज़्यादा, यानी कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। एंड 400 केवी लाइन के लिए 1.5% वोल्टेज वेरिएशन, इससे कम या अधिक नहीं होना चाहिए। 765 के अंदर केवी के अंदर 1.5% से वोल्टेज वेरिएशन नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 765 केवी एंड 400 केवी, दोनों के लिए 1.5% वोल्टेज रहना चाहिए। अब बात करें कंडक्टर और अर्थ के मध्य भिन्न भिन्न वोल्टेज होने पर अपने को सपान क्या चाहिए होता है, तो 132 केवी लाइन के लिए 6.1 मीटर। ओके, 220 केवी की लाइन है तो इसमें 7.0 मीटर्स की अपने को स्पैन चाहिए। कंडक्टर का जो जुड़ते समय कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट एंड ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 7.0 मीटर होनी चाहिए 220 केवी लाइन के लिए। 400 केवी लाइन के लिए अपने को 8.84 मीटर्स चाहिए होता है। एंड 800 केवी की जो लाइन रहेगी इसके लिए रहता है अपने पास 12.4 मीटर अपने को डिस्टेंस चाहिए होता है कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट एंड ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस भिन्न भिन्न वोल्टेज केवी की लाइनों के लिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी प्रकार से निश्चित डाटा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 3 कॉर्नर में केबल के अंदर न्यूट्रल तार का कलर काफी बार आता है। वैसे तो न्यूट्रल तार का जो कलर होता है वो ब्लैक मानते हैं, लेकिन नम में फ्लेक्सिबल की बात करेगा तो उस टाइम अपने ब्लू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 348, खालिस्तान का उपयोग उच्च और मध्यम दाब में किया जाता है जब हाइड्रो पावर प्लांट में काफी लंबा पेन स्ट्रोक होता है। जैसे अपने पास यहाँ पर ये डैम बना हुआ है और यहाँ से जो पानी की पाइप आती है टरबाइन के पास में, ओके, टरबाइन के पास में जो पानी की पाइप आती है ये पाइप पेन स्ट्रोक कहलाता है। पेन स्ट्रोक की जब जो अपने पास प्लांट होता है जो अपने पर डैम लगाते हैं उससे लेकर जो टरबाइन होता है इसके मध्य डिस्टेंस की बात करें तो ये मीडियम एंड हाई हेड का होता है। जैसे हाई हेड की बात करें 300 मीटर से अधिक, मीडियम मीडियम हेड 60 से 300 और लो हेड 60 मीटर से कम, यानी कि 60 से लेकर 300 मीटर या 300 मीटर से अधिक हाइट के जो अपने पास डैम होते हैं उनके अंदर जब पेन स्ट्रोक की लंबाई काफी अधिक लंबी हो जाती है तो पानी की मात्रा लोड के हिसाब से कम या अधिक ग्रवलर के द्वारा नियंत्रण की जाती है। एंड पानी की मात्रा जैसे ही कम होती है, कम पानी रिक्वायरमेंट रहता है टरबाइन को, तो उस कंडीशन में जो पाइप के ऊपर दबाव पड़ता है पानी की मात्रा कम करेंगे और पाइप के ऊपर दबाव पड़ने से पाइप फट जाती है जिसे वाटर हैमरिंग कहते हैं। और इसको कम करने के लिए अपने सर्ज टैंक लगाया जाता है जिसके कारण जो हाई प्रेशर से आएगा टरबाइन के पास कम बचा तो एक्स्ट्रा पानी जो है सर्ज टैंक में चला जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर यूज आता है वो पानी। तो ये अपने पास रहता है सर्ज टैंक। ये जो पेन स्ट्रोक वर्टिकल कंडीशन में यूज में लिया जाता है। ओके, ड्राफ्टिंग ट्यूब क्या रहती है, टरबाइन से पानी अत्यधिक तेजी से निष्कासित हो जाए, नीचे से गैस चौड़ा आकार रहता है तो अत्यधिक तेजी से पानी निष्कासित होगा तो टरबाइन की कार्यशील क्षमता बढ़ती है, याद रखना। हेड रेस क्या होता है, हेड रेस होता है जो डैम के अंदर पानी होता है वो हेड रेस होता है। टेल रेस होता है टरबाइन से पानी विसर्जित होने के बाद में जो एक नहर में चला जाता है वो हेड रेस रहता है। सर्च टैंक आपको जस्ट बता ही दिया। एंड स्पिल भी होता है जिसे सामान्य से बरसात वर्षा के दिनों में पानी सामान्य से ज्यादा हो जाए, डैम के अंदर अत्यधिक कचरे की मात्रा हो जाए तो उसको अलग गेट्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है जिन्हें स्पिलवे कहा जाता है। इसे डैम का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है क्योंकि ओवरलोड की कंडीशन में पानी किसी अदर गेट के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी अपना। सर्ज टैंक जो रहता है हाइड्रो पावर प्लांट में पेन स्ट्रोक की लंबाई सामान्य से ज्यादा होने पर यूज में लिया जाता है। ओके, इसके अंदर अपने पास टरबाइन जो होते हैं जो
टरबाइन होते हैं, पेल्टन टरबाइन रहता है, फ्रांसिस होता है, फ्रांसिस केपलान रहता है, और प्रोपेलर रहता है, प्रोपेलर। पेल्टन को इम्पल्स टरबाइन कहते हैं, आवेग टरबाइन होता है ये। फ्रांसिस कैपलान प्रोपेलर, ये जो तीनों टरबाइन हैं ये प्रतिक्रिया टरबाइन के अंदर आते हैं, प्रतिक्रिया टरबाइन के अंदर। ओके, इसके अंदर हाई हेड की रिक्वायरमेंट रहती है, हाई हेड में पानी चाहिए होता है। फ्रांसिस के अंदर मीडियम हेड के अंदर चाहिए होता है अपने को पानी का हेड। केपलान के अंदर लो हेड की रिक्वायरमेंट रहती है, और प्रोपेलर के अंदर भी लो हेड चाहिए होता है। ओके, हाई हेड, इसके अंदर पानी की मात्रा, लो पानी रिक्वायरमेंट रहता है लेकिन हाई प्रेशर के साथ हो। इसके अंदर फ्रांसिस कैपलान प्रोपेलर तीनों के अंदर अपने को हाई पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। पानी को अत्यधिक तेजी से, अत्यधिक मात्रा में टरबाइन्स के ऊपर डाला जाता है। जो पेल्टन टरबाइन रहता है, इनकी यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इन नंबर्स के हिसाब से याद रखना। तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड होगी आरपीएम में, तो 10 से 60 आरपीएम की स्पीड रहती है। फ्रांसिस के अंदर 60 से 300 आरपीएम की स्पीड रहती है। केपलान और प्रोपेलर के अंदर 300 से लेकर 1000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, ये तीनों हो गए। अब इसके अंदर बात करते हैं भी हेड कितना होता है। तो इसके अंदर 300 मीटर से ज्यादा, इसके अंदर 60 से 300 मीटर फ्रांसिस में। केपलान और प्रोपेलर दोनों के अंदर 10 से 60 मीटर्स का हेड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अंदर पानी जो पेल्टन होता है हाई हेड रहता है, और कम मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन प्रेशर जो होता है काफी हाई होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपना 349। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 349 नंबर क्वेश्चन। पावर अपने पास 20 एमवीए की है, अपरेंट पावर है, एमवीए के अंदर है। तो 33 केवी लाइन के लिए प्रति इकाई इंपीडेंस 0.9 है। तो 10 एमवीए के लिए, 11 केवी लाइन के लिए न्यू पर यूनिट इंपीडेंस क्या होगा। तो अपने पास पर यूनिट इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए, पर यूनिट इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए रहता है बेस केवी स्क्वायर अपॉन में एमवीए के द्वारा अपने इंपीडेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले जो पर यूनिट इंपीडेंस ज्ञात किया गया था वो था 0.9। नया इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला आप जस्ट लिख लेना। इसके बाद में होगा अपने पास पर यूनिट इंपीडेंस न्यू इज इक्वल टू पर यूनिट इंपीडेंस जो ओल्ड वाला इंपीडेंस है मल्टीप्लाई बेस केवी स्क्वायर्स ओल्ड फॉर्म में बेस केवी स्क्वायर्स न्यू मल्टीप्लाई एम वी ए न्यू अपॉन में एम वी ए ओल्ड। ओके, तो अपने पास पर यूनिट इंपीडेंस ओल्ड कितना है, तो वो है 0.9 मल्टीप्लाई ओल्ड बेस केवी स्क्वायर कितना है 33 केवी, तो 33 मल्टीप्लाई 33 अपॉन में पुराना क्या है, नया अपने पास वोल्टेज क्या है, तो 11 है, 11 मल्टीप्लाई 11 केवी से यानी कि किलो से किलो हट जाएगा। और अपने पास न्यू एमवी क्या है, न्यू एमवी है 10 एमवी, एमवीए, एमवी ना लिखें, डायरेक्ट 10 ही लिखें अपॉन में ओल्ड इंपीडेंस एमवीए क्या है, तो वो है अपने पास 20। ओके, तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये आएगा 2,
11 को इसे डिवाइड करेंगे 3 और 11 को करेंगे 3, और यहाँ पर 3 3 हो जाएंगे 9.9, अपॉन में आ गया 2 अपने पास। ओके, तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर अपने पास अपॉन में 10 लगाएंगे, अपॉन में 10 लगाने से निम्न 81 81 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 8.1 ओम का इम्पीडेंस पर यूनिट इम्पीडेंस। इसको डिवाइड करेंगे अपने 2 के द्वारा, क्योंकि ये 2 आया है, तो ये आ जाएगा 4.05 पर यूनिट इम्पीडेंस। न्यू अपने पास पर यूनिट इम्पीडेंस नई वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन की बात करते हैं 350। सोविनियस पवन चक्की की दक्षता क्या होती है? तो ये फिक्स डाटा है, याद रखना पड़ेगा आपको। सोविनियस पवन चक्की की एफिशिएंसी अपने पास 15% होती है। और मल्टी ब्लेड हॉरिजेंटल एक्सिस की बात करें तो हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टरबाइन होती है। विंड टरबाइन की बात करें तो ये रहता है अपने पास मल्टीब्लेड मल्टीब्लेड शेल प्रोपेलर टरबाइन, मल्टीब्लेड शेल प्रोपेलर टरबाइन। ओके, याद रखना ये तीनों टरबाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। शोविनियस पवन चक्की है जो अपने पास वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है। अब इसके अंदर विंड पावर प्लांट की बात आ गई तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा विंड पावर प्लांट के द्वारा एनर्जी का उत्पादन कौन करता है? कितनी पावर, कितनी रेटिंग के प्लांट जो है स्थापित किए गए हैं? तो सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में क्वेश्चन आ सकता है। जनरल नॉलेज के हिसाब से बेस्ट है एंड अपने टेक्निकल के हिसाब से भी बेस्ट रहेगा। तो तमिलनाडु जो रहता है अपने पास, तमिलनाडु सबसे ज्यादा विंड पावर प्लांट के द्वारा ऊर्जा को उत्पादन करता है, वो भी 9.6 मेगावाट के प्लांट, 9.6 मेगावाट जो है पावर प्रोड्यूस करता है विंड पावर प्लांट के द्वारा। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान आता है 5 नंबर पर। ये 4.2 मेगावाट विंड पावर प्लांट के द्वारा ऊर्जा का यानी कि पावर को उत्पादन करता है, शक्ति का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 351, स्थिर वोल्टेज सोर्स क्या होता है? स्थिर माने तो स्थिर का यही मतलब है उसके ऊपर लोड बढ़े या कम हो तो उस कंडीशन के अंदर उस वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है, स्थिर वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। वेरिएबल के अंदर लोड बढ़ने से वोल्टेज का मान कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स रहता है इसके अंदर अपने ये एक बैटरी बना लेते हैं, चलो। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये बैटरी क्या होती है? जो वे उपकरण जो ऊर्जा को सप्लाई देते हैं, जिनके अंदर एनर्जी होती है। अब नॉर्मली बात करें तो एक्टिव जो एलिमेंट रहते हैं उनके अंदर बैटरी आती है, डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं और थायरिस्टर मान सकते हैं। तो ये एक्टिव एलिमेंट की सीरीज के अंदर है। पावर जो अपने जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर पावर को बढ़ाया जाता है। बेस जो होता है वोल्टेज बढ़ाता है। अमीटर जो होता है पावर को एम्पलीफाई करता है एंड कलेक्टर जो होता है करंट को एम्पलीफाई करता है। तो इसीलिए इनको अपने एक्टिव कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, जिस प्रकार रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर होगा, तो ये अपने पास पैसिव एलिमेंट्स रहते हैं। ओके, अब ये इस कंडीशन में मान लिया ये एक्टिव है और ये पैसिव है। तो अब बैटरी की बात करते हैं, ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है? जो अपने पास बैटरी होती है इसको पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमेशा पॉजिटिव पे रखना पड़ता है, नेगेटिव को नेगेटिव पे रखना पड़ता है। यानी कि इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन आपको होता है लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर रन करते हैं। तो धारा की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ये भी याद रखना। तो अपने पास जो होता है एक्टिव एलिमेंट होता है, बैटरी जो होती है, या वोल्टेज सोर्स एंड यूनिलेटरल सिस्टम होता है। ओके, क्वेश्चन की बात करें 352, 5 वोल्ट की बैटरी का उपयोग 800 पिकोफेरेड संधारित्र चार्ज किया जाता है। संधारित्र रिच रिच नहीं संधारित्र है, द्वारा कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी? तो सबसे पहले यही लिखो आप इंडक्टर के अंदर
इंडक्टर में स्टोरेज स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है एंड कैपेसिटर में कितनी होगी। तो ये चीज देखना, इंडक्टर के अंदर बात करें तो ये रहती है 1/2 एल आई स्क्वायर। एल अपने पास इंडक्टेंस होता है, आई धारा होती है और धारा का वर्ग हो गया। ओके, कैपेसिटर के अंदर 1/2 सी वी स्क्वायर रहता है। यहां तक आपने नॉर्मली पढ़ा ही है ये दो। तो अब इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी की बात करें और कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज एनर्जी, वो पहले स्टोरेज एनर्जी बताया था आपको, अब ये है स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी घनत्व के दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो इंडक्टर में रहता है 1/2 म्यू, यानी कि आपको पता है परमिएबिलिटी परमिटिविटी परमिएबिलिटी एंड एच स्क्वायर। और कैपेसिटर की बात करें तो 1/2 विद्युतशीलता ईएमएफ स्क्वायर्स। ओके, विद्युतशीलता ईएमएफ स्क्वायर्स। ओके, तो ये अपने पास फॉर्मूले हो गए। इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी के लिए 1/2 एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी के लिए 1/2 सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी के लिए 1/2 म्यू एच स्क्वायर, कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी के लिए 1/2 विद्युतशीलता ईएमएफ स्क्वायर्स। ओके, तो अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी है और 800 पिको फैराड का संधारित्र है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे 1/2, कैपेसिटेंस कितना है 800। सबसे पहले डेसी के लिए रहता है 10⁻⁻1, सेंटी के लिए 10⁻², मिली के लिए 10⁻³ माइक्रो के लिए रहता है 10⁻⁻6, माइक्रो नैनो के लिए रहता है 10⁻⁹, पिको के लिए रहता है 10⁻12 यानी कि 12। और अपने पास पिको है लिखा हुआ 10⁻12 मल्टीप्लाई। और संधारित्र जो है इसके अपने पास कैपेसिटेंस आ गया और वोल्टेज है 5 वोल्ट, 5 × 5 आ जाएगा अपने पास, क्योंकि 5 का स्क्वायर रहेगा, वोल्टेज वर्ग है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। 5×5 = 25 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कम हो जाएगी, 10⁻⁻10 आ जाएगा। सभी वैल्यू 10 के अंदर है। तो यहाँ पर अपने को जस्ट मिलेगा 2 से काटेंगे तो 4 आएगा और 25 चौका 100 हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। तो 2 जीरो से वापस 2 जीरो हटा देंगे, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। और यहाँ पर इसको और दिखना चाहिए तो 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। और ऐसी वैल्यू अपने अपने पास कोई भी नहीं है। तो एक बार इसका सोल्यूशन कैलकुलेटर से और चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपने पास रहेगा स्टोरेज एनर्जी स्टोर पर बात की है, न कि डेंसिटी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ओके, तो इनमें से कोई भी अपने पास आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 353 नंबर क्वेश्चन। 4 संधारित्र जिसमें प्रत्येक 4 माइक्रोफेरड का है, समांतर में जोड़े और सीरीज में जोड़ने का अनुपात क्या मिलेगा अपने को। इस प्रकार अपने पास सबसे पहले ये समांतर में क्या रहा है, तो अपने पास ये 4 कैपेसिटर हैं। ये 4 कैपेसिटर आ गए। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट।
ओके। तो अब इन टर्मिनल्स पर देखें तो अपने को टोटल कैपेसिटेंस क्या रहता है? टोटल कैपेसिटर कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होता है, क्यों? क्योंकि जो अपने पास कैपेसिटेंस होता है तो ये प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती रहता है। कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती है, और बीच की दूरी में बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक भरा जाता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है अपने पास। तो अपने यहाँ पर सभी कैपेसिटर है, इनके मध्य जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये सेम हो रहा है, एंड जो प्लेट है हर एक कैपेसिटर की प्लेट जो है समांतर में ऐड होने के कारण कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है, जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, एंड जो डाई इलेक्ट्रिक है वो सेम है। सबके अंदर डाई इलेक्ट्रिक की मोटाई में वृद्धि नहीं हो रही। देखो यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल ये है, यहाँ पर ये है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक का जो ये स्पेस है ये सब में इक्वल है। इसी प्रकार अपने कह सकते हैं कि पैरेलल्स के अंदर कैपेसिटेंस बढ़ता है और सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस कम होता है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक बढ़ते जाता है और प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। सी टी की बात करें पैरेलल्स में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अपने पास कैपेसिटेंस होता है, तो टोटल हो जाएगा 16 माइक्रो फेरड। ओके, पैरेलल्स के अंदर 16 माइक्रो फेरड मिला है, एंड सीरीज के अंदर अपने चेक करें तो सीरीज के अंदर इस प्रकार कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर हर एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल है, जबकि डाई इलेक्ट्रिक के मान में वृद्धि हो रही है तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो यहाँ पर होगा अपने पास कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए 1/Ct इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपने पास ये ऐड होने पर लिखेंगे, या अपने Ct के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट कैपेसिटेंस के लिए। तो 1/1C1 प्लस 1/1C2 प्लस 1/1C3 प्लस 1/1C4। ओके, तो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/Ct। यहाँ पर टोटल का एलसीएम क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या रहेगा अपने पास? तो वो होगा 4। 4 के अंदर सभी संख्याएं डिवाइड हो रही है, 4 सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार सब में 1 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितनी बार लिखेंगे इसको? सामान्य से ज़्यादा ही लिख दिया हमने। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/Ct है तो इसको Ct को ऊपर लेके जाएंगे तो संख्या भी अपोजिट करेंगे, तो 4/4 होगा। इसमें तो संख्या वैसे तो पता नहीं लग रहा है, यानी कि एक अपने पास माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस श्रेणी में प्राप्त हुआ है। पैरेलल्स में कितना था? 16, एंड सीरीज में एक माइक्रोफेरेड है, तो 16 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर 16 माइक्रोफेरेड अपने पास 16 जो है अनुपात रहेगा, कोई यूनिट लेस होगा ये, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 354 नंबर क्वेश्चन। एक 100 वोल्ट 10 ओम 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर परिपथ जिसमें 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट के बाद संधारित्र में कितना वोल्ट आ चुका है? 2 टाइम कांस्टेंट के बाद। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट के बारे में देखो। इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए हर एक जो टाइम ऑफ कांस्टेंट होता है उसके अंदर इक्वल चार्ज होगा, तो वैल्यू लिखते हैं हमने। अपने जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए जो टाइम कांस्टेंट लिखते हैं 5t के अंदर मानते हैं, लेकिन आइडियली कंडीशन में बात करें तो 8t के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है। 5t के लिए अपने वैल्यू लिखते हैं तो पहले के अंदर 63.2% चार्ज होगा। सभी परसेंटेज में लिखूंगा वैल्यू 85.4%, 95.2% और 98.3% और 99.2%।
1% अपने पास टाइम ऑफ कांस्टेंट के बाद में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और 8t की बात करें तो इसके अंदर अपने वैल्यू लिखेंगे 63.2%, 86.46%, 95.02%, 98.1%, 99.3%, 99.75%, 99.90% और 99.96% आइडियल कंडीशन के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है। कितना वोल्टेज आ चुका होगा, अब इस क्वेश्चन का करते हैं अपने सॉल्यूशन। वैल्यू अपने देख ली है तो सेकंड अपने हो जाएगा अंत, ये अंतिम मान का 85.4% कैपेसिटेंस चार्ज हो चुका होगा। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू लिख लगी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है परसेंटेज में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके, एंड डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।